नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्टडी पीरियड में। हम यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे हैं ताकि हम सुपर टेट, टेट, सी टेट, रीट, डीएलएड और यूपी ट्रिपल सी, पैट, लेखपाल जैसे एग्जामों में अच्छा स्कोर कर सकें। मैं बेसिक इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इन एग्जामों में काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें थोड़ा एडवांस लेवल के आते हैं, पर जो ये एग्ज़ाम है इनमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक नॉलेज पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये सवाल देखिए आप, इसमें लिखा है दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल है। अब आप बताइए इसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप में इसमें विषम संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, गुणनफल की बात कर रहा है। तो गुणनफल तो सबको पता होता है, पर विषम संख्या अगर आपको नहीं पता है तो इस सवाल का आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। और ये सवाल देखिए यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है 2020 में। ऐसे ही मैं आपको और सवाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सुपर टेट 2019 का एग्जाम का एक सवाल है जो लास्ट सुपर टेट हुआ था हमारा, कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है। अब आप बताइए, अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता होंगी, अभाज्य संख्याएं नहीं पता होंगी, तो आप ये सवाल कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और भी सवाल है ऐसे, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है। ये भी यूपी टेट 2022 का सवाल है। अगर किसी ने अभी टेट दिया होगा तो उसको याद भी होगा। ये डेसिमल नंबर्स के सवाल देख लीजिए आप, सुपर टेट का है सवाल ये, कि एक मतलब 2 7 पे बार लगा हुआ, किसके बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी नॉलेज है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये सवाल कर नहीं पाएंगे। और बेसिक नॉलेज के लिए मतलब मेरा चैनल सबसे बढ़िया है, आप यहाँ आइए, सीखिए। आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और एडवांस अगर आपको सीखना है, बड़े सवाल करने हैं, तब भी आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी अगर हमें ऊंचाई पे पहुंचना है और हमारे सामने कोई सीढ़ी है, तो पहले आपको नीचे वाला स्टेप ही लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उससे अगला उससे अगला उससे अगला स्टेप ले पाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि इन स्टेपों के बीच की दूरी भी बहुत कम होती है। मतलब छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं हमें, यही सीखने की प्रोसेस होती है। अगर आपको सीखना है तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ से चढ़ के सीधा तीसरी सीढ़ी पे या दूसरी सीढ़ी पे छलांग लगा देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गिर जाओगे, आप सीख भी नहीं पाओगे और अपने चोट खा बैठोगे। तो सेम चीज़ मैथ के साथ है। अगर आपको गणित सीखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप छोटी से छोटी चीज़ें पहले सीखनी होंगी। देखिए, मानता हूँ आप में से बहुतों को वो सब आता होगा, पर कोई बात नहीं, जो आता है वो जल्दी सीखा जा सकता है, इसमें टाइम बच जाएगा। पर छोटी से छोटी चीज़ें सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पूरा गणित आपको आ जाएगा। आपके सुपर टेट में जो आने वाला मैथ के 20 सवाल हैं आपको पूरे करने हैं, तो आप यहाँ थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हैव पेशेंस। अगर आपको गणित नहीं आ रहा है, मैथ के सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए, बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान मत होइए, घबराइए मत। आप थोड़ा धैर्य रखिए, अपने ऊपर थोड़ा धैर्य रखिए, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है, आप एकदम से भाग मत जाइए। अभी इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं सुपर टेट में, फिर भी बहुत से लोग हैं वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, सोचेंगे क्या ही मैं बिल्कुल फालतू की चीज़ बता रहा हूँ, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। पर ध्यान रखिए, ये सब भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं इस तरह के सवाल। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है डिजिट्स और नंबर, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिट्स और नंबर, अंक और संख्याएं। अंक और संख्याएं, देखिए पूरा गणित इन्हीं पे डिपेंडेंट है। गणित में है ही क्या, अंक हैं और संख्याएं हैं। तो हम इनके बारे में आज जान लेते हैं क्या चीज़ कैसी होती है। और ये डीएलएड का भी टॉपिक है, ठीक है। पीटीसी में ये टॉपिक है, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध और अंकों का ज्ञान। तो ये आपके बीटीसी और डीएलएड के एग्जाम में भी काम आएगा, बीएड के एग्जाम में भी काम आएगा। और बाकी ये द मतलब जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे रिलेटेड 5 6 सवाल तो हर एक पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डिजिट। डिजिट क्या होते हैं, अंक। आपको पता है अंक हमारे पास मतलब 0 से लेके 9 तक के 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास ये 10 अंक होते हैं, जिसमें एक 0 होता है और 1 से 9 तक की ये अंक होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं अंक हैं क्या। अंक हमारे गणित की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ। मतलब अगर गणित में सबसे छोटी कोई चीज़ है तो वो ये अंक ही है, ठीक है। इनसे छोटा कुछ नहीं है, तो इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इनसे सीखिए तभी तो बड़ी बड़ी चीज़ सीख पाएंगे हम, ठीक है। अगर आपसे जनरली वे में पूछा जाए, कभी ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं किसी किसी एग्जाम में आ जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 0 है ना, ये जो 0 है आपका, ये, ठीक है। और ये जो बचे हुए अंक हैं आपके सारे 1 से लेकर 9 तक, तो जो 0 है इसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, सॉरी इनसिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब क्या है
असार्थक अंक, ठीक है। और जो 1 से लेकर 9 तक के हैं इनको क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक। ये जनरल वे में है, जब आपको मतलब इस पे ध्यान रखिए, इस चीज में बस ध्यान रखिए कि जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए कि निम्न में से कौन सा सार्थक है या कौन सा असार्थक है, तब आपको ऑप्शन दिए जाए केवल 2 3 4 जीरो इस तरह के, तो वहां पे इस तरह से आपको जीरो लगाना है कि जीरो असार्थक है, बाकी सब सार्थक है। बाकी अगर डिटेल में अगर इनकी बात करें तो थोड़ा इसमें एक दो रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, फिर कभी आप डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि सार्थक अंक कौन से होते हैं और असार्थक अंक कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थक अंकों की, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट की, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि सार्थक अंक। देखिए मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सार्थक अंक हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इसके लिए ना आपको 3 4 छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर पहले की बात क्या याद रखनी पड़ेगी कि सभी जो जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब क्या है, मेरा जो जीरो नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो अंक हैं हमारे वो सारे कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं हर एक कंडीशन में। ये हमेशा सार्थक अंक ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो ये चीज़ आप सबसे पहले तो ये याद रखिए, आपकी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं कि इस तरह से आपके आगे लिखा होगा कि 0.025 इसमें कितने सार्थक अंक हैं, सार्थक अंकों की संख्या बताइए, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, आपको मैं बताऊं तो कोई बात नहीं, फिर से आते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या को याद रखना है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो जीरो नहीं है वो कैसे हैं, हमारे सार्थक अंक हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब कोई भी दो अंकों के बीच, कोई भी दो जो जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब ये होता है जो जीरो ना हो, दो अंकों के बीच आने वाला जीरो भी सार्थक अंक होता है, ठीक है। अभी आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इन्हें थोड़ा देखिए समझिए तो आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से अंक सार्थक अंक हैं, कौन से नहीं है। तो पहली बात हमने आपको क्या बताई है कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सार्थक अंक होते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने कि दो अंकों जो जीरो नहीं है, मतलब दो नॉन जीरो के बीच आने वाला जीरो भी सार्थक अंक है। इसकी मैं क्या बात करूँ तो आप समझिए कि जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा है 2 0 4 0 8 9 9 7 0 3। अब आपको मैंने बताया कि सारे नॉन जीरो तो सार्थक हैं ही, मतलब आप कहोगे कि हमारे जो ये वाले अंक हैं 2 4 8 9 9 7 3 ये तो सार्थक हैं, पर इनकी बात अगर हम करें जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है। तो और अच्छा एक एग्जांपल में इसमें एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये सारे जीरो की, तो अब आप देखिए मैंने क्या बोला कि दो नॉन जीरो डेट्स के बीच में आने वाला जीरो, यानी कि दो नॉन जीरो, एक ये वाला मान लो, एक ये, इनके बीच में जीरो आ रहा है, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये भी सार्थक अंक हो गया, ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होगा। अब ये इनसिग्निफिकेंट नहीं रहा, अब ये सार्थक हो गया। इसकी बात करें तो ये भी देखो 2 के बीच में आ रहा, 4 और 8 के बीच, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। इसकी बात करें तो 7 और 3 के बीच में आ रहा, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम, तो ये आप देखो कि एक तरफ तो 3 है इसके, पर दूसरी तरफ कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है। जबकि मैंने क्या बोला कि दो नॉन जीरो के बीच में आए, बीच में, इसके बीच में तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये सार्थक अंक नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब क्या कि कोई भी दो अंकों के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो सार्थक है, अगर दो अंकों के बीच में जीरो नहीं आ रहा तो वो सार्थक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, अगर आपके सामने इस तरह से कोई संख्या लिखी है, ठीक, अब मैं इसमें पूछूं आपको कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बताएंगे 3 है, 2 है, 3 है, और ये देखो जीरो भी 2 के बीच में आ गया, ये भी है, पर ये दोनों सार्थक नहीं है हमारे, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे 1 2 3 4, इसमें हमारे 4 सार्थक अंक हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा मैं, इससे आप कन्फ्यूज मत होना कि बीच में कितने भी जीरो हों और इधर उधर कोई भी दो अंक हैं तो ये सब सार्थक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जीरो की बात हो रही है कि यहाँ पे एक जीरो था, सर ने बताया 2 के बीच में तो वो सार्थक है, नहीं, बीच में कितने भी जीरो, बस उसके दोनों तरफ अंक होने चाहिए कोई से भी,
तो ये हमारे कैसे हैं, ये सब सार्थक अंक काउंट होंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट बताता हूं मैं। अगला पॉइंट कहता है हमारा कि दशमलव वाली संख्याओं के लास्ट में आने वाले सभी जीरो सार्थक अंक होते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट पहले बताए थे। पहला वाला क्या बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑल नॉन जीरो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था हमारा, ऑल नॉन जीरो। ठीक, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, मतलब दो बिना जीरो के बीच में जीरो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करा कि लास्ट जीरोज ऑफ डेसिमल। मैं बता देता हूँ कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या करा, दशमलव के लास्ट में, दशमलव संख्याओं के लास्ट में आने वाले सभी जीरो, संख्याओं के लास्ट में आने वाले सभी जीरो कैसे होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो आप, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि दशमलव संख्या है, मान लो आपके सामने इस तरह से कोई लिखी है। ठीक है, अब मैं इसमें पूछूँ सार्थक अंक कितने हैं, तो आप ध्यान रखना इसमें कि 3 तो है ही हमारा, नॉन जीरो है, तो 2 भी है, 8 भी है, 2 भी है। अब इनकी बात करें लास्ट वाले, मैंने अभी पहले आपको बताया इससे पहले कि लास्ट के जीरो, क्योंकि इनके बीच में मतलब 2 के बीच में होना चाहिए, पर यहाँ तो कोई अंक है नहीं, तो वो इस हिसाब से इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखना, जहाँ दशमलव लग जाता है वहाँ पर लास्ट के जीरो भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करते हैं। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की संख्या बात करें, सार्थक अंक कितने हैं, तो सारी काउंट कर लो, 2 2 4 2 6, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 6। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप लास्ट वाले 2 छोड़ दो। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर आपके सामने इस तरह से लिखा है यही संख्या, बस दशमलव नहीं लगा है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे हमारे, तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ ये 4 होंगे, क्योंकि लास्ट वालों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि नॉन मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में नहीं है, लास्ट में इनको छोड़ देंगे, तो सिर्फ ये 4 हैं। इसमें सार्थक अंक कितने हमारे, 4। अच्छा, ऐसे ही अगर आगे जीरो लगे हुए हों तो, जैसे एक सवाल लिखा है 0 0 3 2 8 0 0। ठीक है, तो आप देखो इसमें कहीं दशमलव लगा है, नहीं लगा है, तो आपको मैंने क्या बताया कि जीरो नॉन मतलब 2 अंकों के बीच में जीरो होगा तो वो सार्थक होगा। अब यहाँ देखो आप, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि ये भी सार्थक नहीं है हमारा और ये भी सार्थक नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल कितनी है, 3। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल कितनी है, 3। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग है चैप्टर, बट अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे जो मैंने रूल्स टाइप के मैंने लिख दिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स सार्थक अंक हैं, जीरो बिटवीन 2 नंबर्स सार्थक अंक हैं, लास्ट जीरो डेसिमल सार्थक अंक है, लेकिन लास्ट जीरो विदाउट डेसिमल सार्थक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं असार्थक अंकों की कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैंने सार्थक बताया आपको, अब बताता हूँ इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि असार्थक अंक। ठीक है, देखिए 3 नियम उसमें थे, इसमें भी आप पढ़ लीजिए क्या नियम है। इसमें कोई खास नियम नहीं है, बस वही है जो मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया कि बिना दशमलव की संख्या में, पहला नियम इसका क्या है कि बिना दशमलव वाली संख्या होती है ना, जो की संख्या में जो लास्ट के जीरो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, इनसिग्निफिकेंट या असार्थक। ठीक है, जैसे कि क्या बोला, बिना दशमलव की संख्या में, बिना दशमलव की संख्या कौन सी है, इस तरह की लिखी हो मान लो। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, 6 नॉन जीरो है, 7 नॉन जीरो है, 8 भी जीरो नहीं है, तो ये तो आपके सामने सार्थक अंक हैं ही हैं, कन्फर्म सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक 5 हैं। लेकिन आप अगर इस जीरो को देखो तो 2 अंकों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये भी सार्थक अंक है हमारा, तो 6। लेकिन ये लास्ट के 2 है ना, ये बिना डेसिमल की संख्या और लास्ट के जीरो, ये कैसे हमारे, ये सार्थक नहीं है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है,
ठीक है, अगला मैं बताता हूँ, एक और पॉइंट है इसमें कि दशमलव के बाईं ओर के जीरो वो सारे असार्थक अंक होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या के बाईं ओर के जीरो असार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, कोई संख्या लिखी है आपकी 0.0025। मैंने आपको भी बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं किस एग्जाम का है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि दशमलव से पहले के बाईं ओर की जीरो, दशमलव ये है ना, इसके बाईं ओर की जीरो ये वाले, और इसके आगे कोई अंक ना हो, कोई अंक ना हो, तो ये कैसा हो गया हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। ऐसे ही ये वाले हैं जो मतलब दशमलव में बाई तरफ के होते हैं, ये भी कैसे हो गए इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसमें अगर हम सार्थक अंकों की संख्या पूछेंगे, अगर सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सिर्फ सार्थक अंक दो है हमारे पास, एक दो है और एक 5, 25। ये जो है ना, ये दो ही सिर्फ सार्थक अंक हैं, बाकी सब असार्थक अंक हैं। लेकिन अगर ऐसा ही ये यहाँ पे इस तरह से लिखा होता, मैं बताऊँ आपको कैसे, कि यही संख्या होती पर इसके आगे कोई एक डिजिट लिखा होता है 0025, तो मैं बताऊँ आपको ये सारे कैसे हो जाते हैं सार्थक, क्योंकि ये 3 और 2 के बीच में आते हैं, 2 अंकों के बीच में आते हैं, तो ये सब सार्थक हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है मैं बता रहा हूँ, पर आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा आप लिखिए रूल्स को, एक दो एग्जाम्पल करके देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग, तब आप आसानी से समझ जाएंगे। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। ठीक है, इसमें आपको एक दो पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, मैं बताना चाहता हूँ, वो आप याद रखना। ठीक है, नंबर एक, पहला पॉइंट क्या है हमारा याद रखने वाला, कि इसमें सार्थक अंकों पे दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सार्थक अंकों पर दशमलव का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके सामने इस तरह से लिखा है कहीं 234,005, और मैं इसमें डेसिमल लगा दूं कहीं पे, यहाँ पे, तो सॉरी डेसिमल नहीं लगाता हूँ अभी, पहले आपको बता 235 इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपने काउंट करके बता दिया 4 और 3 7, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँ इसी में मैंने डेसिमल लगा दिया है इस जगह पे, और अब मैं पूछूँ सार्थक अंक कितने, तब भी मैं बताऊंगा इसमें सार्थक अंक कितने 7 ही रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इस तरह का सवाल आ सकता है कि इन दोनों में सार्थक अंक किसमें ज़्यादा हैं, बराबर हैं, क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं संख्याओं की। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, डिजिट्स, नंबर्स में हमने पढ़े, अंक पढ़ रहे थे, अंकों में हमने पढ़े कि अंक दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक या असार्थक। ठीक है, अब पढ़ते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या हैं, संख्याएं बेसिकली कुछ नहीं है, संख्याएं बस नंबरों को इकट्ठा, डिजिट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक अंकों को, अधिक अंक जब साथ में लिख देते हैं संख्या बन जाती है। अच्छा मैं कहूँ 5, क्या ये संख्या है, बिल्कुल ये संख्या भी है और ये अंक भी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जब कोई एक डिजिट लिखा होता है तो वो एक संख्या भी होती है हमारी, ठीक है, और वो हमारा अंक भी होता है। तो ये परिभाषा नहीं है एक तरह से, पर मैं बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक अंकों को जब साथ में लिखते हैं तो वो संख्या बन जाती है, पर एक अंक भी संख्या ही होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कोई भी अंक साथ में लिख दो, ये क्या है, हमारी एक संख्या है, और आप लिख दो ये क्या है, ये हमारी संख्या है। तो संख्या कुछ नहीं है, संख्या बस वो है कि जब हम अंकों को एक साथ करके लिख देते हैं, बड़ा अंक साथ में लिख के, तो वो संख्या बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, यानी कि संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, मैं आपको फिर याद दिला देना चाह रहा हूँ कि ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं, ये सब पेपर में आते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में आपको पता होगा तो आप नंबर ही लेके जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा, आप यहाँ टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप अपने नंबरों की जुगाड़ कर रहे हैं जो पेपर में आपको लाने हैं। ठीक है, चलिए संख्याओं के प्रकार की बात कर रहा था मैं, तो मैं संख्याओं में बता दूं आपको कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप समझिए नंबर्स, मैंने आपको बताया क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अंकों को मिला के लिख दो तो नंबर्स होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले इसकी शुरुआत में आप बोलो दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर क्या क्या कहते हैं, काल्पनिक, इमेजिन कर लिया हमने, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। और ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे वास्तविक संख्याएं।
जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो रियल नंबर्स हैं वो वास्तव में होती हैं, इमेजिनरी नंबर जो वास्तव में नहीं होती। ये मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, ये ज़्यादा बताऊंगा नहीं कि ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके आना भी नहीं है। पर मैं बस इतना जरूर बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। ऐसी संख्याएं जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो होती नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि कोई संख्या है जिसका अंडर रूट, कोई संख्या है जिसका अंडर रूट स्क्वायर करने इस तरह से है, उसको स्क्वायर करने पे आपको क्या आएगा, -1। इस तरह से, मतलब इसकी बेसिक परिभाषा ही यही है कि कोई संख्या है आई स्क्वायर, उसका जो आई स्क्वायर करा हमने तो उसकी वैल्यू -1 आ रही है, जबकि ये मैथ में लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, मान लो आप 2 हो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, पर -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो भी 4 आएगा। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि या फिर कोई चीज़ अंडर रूट के अंदर है, -16 है मान लो, तो भी बाहर आता है तो हमारा 4 आता है इसका स्क्वायर रूट। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी संख्या जो आई स्क्वायर जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए, तो वो संख्या हमारी कैसी होती है, वो संख्या हमारी होती है इमेजनरी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, आई स्क्वायर करने पर जिसकी में माइनस आ जाए वो संख्या हमारी कैसी होती है, इमेजनरी। ठीक है, अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। आपको यही समझना है, यही रियल गेम है हमारा, इसी को समझना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं, मैं आपको बताऊँ, वास्तविक संख्याएं वो सब संख्याएं होती हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब आप बोलोगे नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन कुछ नहीं है, अब मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी आप समझिए नंबर लाइन बस एक लाइन है, इस तरह की लाइन मान लो जिसमें हम बढ़ते घटते क्रम में नंबर्स लिख देते हैं, जैसे बीच में 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरह की छोटे पे, और इधर -1, -2, -3 इधर बढ़ते जाते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, हम उनमें उनके कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर आप बोलोगे 100, कि हाँ भाई 100 क्या सी संख्या है पता करो, तो इसमें कहीं आगे बढ़ते चले जाओ गिनती में, तो आगे कहीं पॉइंट आएगा जहाँ 100 आ जाएगा, तो हम वहाँ पे दिखा देंगे भैया यहाँ पे 100 है हमारा। तो जब हम इस तरह से हम आपको वहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे हमारा 100 है, तो हमारी कैसी हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें, मान लो कि -1 है, इसको दिखाओ आप कि ऐसी कोई संख्या इसका स्क्वायर करने -1, तो आप इसे नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, देखिए -1 दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई नहीं होगी जिसको स्क्वायर करने पे -1 दिखा सकें आप, इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, इसे आप छोड़ दो। आप इसकी बात सुनो, आप वास्तविक संख्याएं क्या हैं। अगर आपसे कोई बोले कि -5 कहाँ है, तो आप देखो -3, -4 और -5 यहाँ कहीं हुआ होगा इस जगह, तो आप उसको भी दिखा सकते हैं, तो वो भी वास्तविक संख्या है। कोई आपसे कहे कि हमें 1/2 दिखाओ, आप कहाँ पे, तो 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5 या फिर आधा। तो 1/2 कहाँ पे होगा, 1 और 0 के बीच में, इस जगह पे। तो हम कह देंगे भाई 1/2 यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारी कैसी संख्या होगी, वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, तो नंबर्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर पाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। ठीक, और इसे याद मत करिए आप, इसे भूल जाइए, इसे याद करिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आगे कि रियल नंबर्स, मैंने बोला ना, रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, या रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और इनको हम कहाँ रखते हैं, नंबर लाइन पर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के, पहले इंटीजर, दूसरे नॉन इंटीजर। जरूरी नहीं आप इन्हीं सब क्रम में याद रखो कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने बोला नंबर्स, फिर मैंने किया रियल नंबर्स, फिर मैंने कहा इमेजिनरी नंबर्स। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको उनके मतलब पता होने चाहिए। ये आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि किस चीज़ में कितने नंबर्स होते हैं, क्या क्या आता है। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि रियल नंबर्स में, नॉन इंटीजर इमेजिनरी नंबर में आते हैं कि रियल नंबर्स में आते हैं, वो सब मैटर नहीं करता। आपको बस ये टर्म्स याद रखने हैं कि इंटीजर क्या होता है, नॉन इंटीजर क्या होता है, या रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन आपको नहीं याद रखना, बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि ये चीज़ है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं रियल नंबर्स कितने होते हैं, 2 प्रकार के, इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, हिंदी में इसको पता है, पूर्णांक कहते हैं। नॉन इंटीजर मतलब अपूर्णांक। देखो हिंदी इसलिए बता रहा हूँ कि इसे समझना आसान है। पूर्णांक मतलब जो पूरा अंक हो, पूर्णांक मतलब जो अंक पूरा हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, 1/2, -5, +100 बताए थे ना नंबर लाइन पर रखने के लिए। तो इसमें आपको ये देखना कि इंटीजर कौन से होंगे, इंटीजर इसमें सिर्फ वही वाले अंक होंगे जो पूरे हैं। 1/2 कभी पूरा नहीं होता, -5 पूरा है, 100 पूरा है। तो ये जो पूरे पूरे अंक होते हैं, जहाँ हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, जैसे अगर हम कहें कि आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ है कि
3.25। तो ये क्या ये पूरा है? नहीं भाई, 3 पूरा है, 2.5 0.25 एक्स्ट्रा है। तो मैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो अंक पूरे होते हैं वही हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर, मतलब पूर्णांक, या समझ लो आप पूरे अंक। पूरे अंक अब वो कैसे होंगे? जो भिन्न ना हो, ठीक, भिन्न नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होने चाहिए? दशमलव नहीं होने चाहिए। जो भिन्न ना हो, दशमलव ना हो, वो अंक कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपूर्णांक की। अपूर्णांक कैसे होंगे भाई? सीधी सी बात है, कौन कौन से रह गए? जो भिन्न है और जो दशमलव है। अपूर्णांक कौन से होंगे? जो भिन्न है वो अपूर्णांक हैं, जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो अपूर्णांक है हमारी। ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं सब कुछ। इंटीजर, मैंने देखो मैं फिर बता रहा हूँ, करेक्टराइजेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी मैं एक साइड में लिख दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ तो। करेक्टराइजेशन में मैंने क्या लिखा था, अभी मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या थे? नंबर्स, संख्याएं। वो कितने प्रकार की थी हमारी? 2 प्रकार की, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स आपके 2 प्रकार के हुआ करते थे, कैसे? इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर की पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इंटीजर, बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं आपका टाइम बर्बाद करूँगा। इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर कौन कौन से होते हैं? जो पूरे पूरे मैंने बताया, इंटीजर्स में आप शामिल कर लो इनको नेचुरल नंबर्स को, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान से पढ़िएगा भाई, जो भी आप जहां मिस करोगे वहीं पे आपका सवाल गलत होगा। अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया था, उसमें प्राकृतिक संख्याओं की ही बात हो रही थी, याद है आपको? दूसरी चीज क्या होती है हमारी? होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आप बात करो तो क्या, और आगे बढ़ते चले जाओ इसमें तो इवन नंबर्स, सम संख्याएं, और आगे बढ़ोगे तो ऑड नंबर्स, ये कैसे होते हैं? विषम संख्याएं। और अब आगे बढ़ोगे तो डिविजिबल और नॉन डिविजिबल। नीचे नहीं लिख रहा, मैं यही लिख दे रहा हूँ, एक ही बात है। मतलब कि कौन सी? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। देखिए, इनका करेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इनके मतलब पता होना चाहिए। मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि चीज़ें होती कैसी हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम और कंपोजिट। जो भाज्य होती हैं उनको कंपोजिट कहते हैं, और जो अभाज्य होती है उनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए अब इनको थोड़ा डिटेल में हल्का हल्का इनको जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक, नेचुरल, जिनका इस्तेमाल हम बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में करते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं, वो सारी संख्या कैसी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि जो भी हम डेली रोजमर्रा की बात करते हैं, मैंने आपसे बोला कि 1 गिलास पानी ले आइए, 1 गिलास पानी, तो अब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ आपसे 1 गिलास पानी। या मैंने आपसे बोला कि मार्केट जाइए और सेब ले आइए, या मैंने पूछा आपसे कितनी रोटी खाई आपने, तो आपने कहा मैंने आज 2 रोटी खाई हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं जहां हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिनका यूज़ करते हैं, गिनती में यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर्स एक्चुअली क्या है? नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं है, बस आप गिनती समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या है? गिनती है। गिनती, गिनती में हम लिखते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऊपर से नीचे लिखते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे 11 12। तो नेचुरल नंबर्स बस गिनती हैं, आप कुछ मत याद रखो, नेचुरल नंबर्स बस गिनती याद कर लो। इसमें आपको बस याद रखना, गिनती जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं कि 1/2, फिर 2/2, फिर 3, फिर यहाँ पे लिखें 1/3, ऐसे नहीं लिखते, याद है? फिर 2/3, फिर लिखें हम 4, ऐसे नहीं लिखते। गिनती हम केवल इंटीजर इंटीजर लिखते हैं, 1 2 3 4। तो आप ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती ही होती हैं। और इनसे एक मतलब और आपको लगता है, गिनती में बता दूं मैं आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कि गिनती में कभी हम जीरो शामिल नहीं करते। जीरो से गिनती लिखी है आपने? नहीं लिखी होगी ना। तो बस आपको इतना ही याद रखना है
जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, गिनती है हमारी, एक से लेके आगे चलते चले जाओ इन्फिनिट तक, बस इतना ही याद रखना, नेचुरल नंबर्स गिनती। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। अभी मैंने बताया ना, देखो आप कंफ्यूज मत होना, पहले हमने क्या बताया था आपको, इंटीजर, वो क्या थे, पूर्णांक। पूर्णांक ये क्या है, पूर्ण संख्या है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पूर्णांक के अंदर ही आते हैं वो नंबर, थोड़ा सा डिफरेंस है, पर आप याद रखिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं आपकी गिनती, जो कि अभी मैंने बताया, और उसमें जीरो और लगा दो आप, बस इतना आप याद रख लो। पूर्ण संख्याएं क्या है, जब गिनती में जीरो शामिल कर दिया जाए तो वो संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। बहुत आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, ठीक है। गिनती तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। और जब इसमें आप जीरो और शामिल कर लेते हैं तो ये जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स, ठीक है। मतलब जीरो और गिनती आगे, यही मैंने लिखा, जीरो और गिनती, ये हमारे क्या, होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम बताएं आपको, आगे बात करते हैं इवन और ऑड नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर्स या सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, बहुत आसान है, आपने गिनती लिखी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से हम गिनती लिखते हैं, ठीक है। तो हर दूसरी संख्या सम संख्या होती है, बस आप इतना याद रख लो पहले तो। बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं होती तो आप समझ लो कि ये दूसरी है ना सम है, ये भी सम है, ठीक है, ये सम है, ये क्या है, सॉरी नॉट, ये वाली 8 क्या है हमारा, ये सम संख्या है, 10 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। 12 सम, मतलब हर दूसरी संख्या कैसी होती है, सम संख्या। वैसे मैं बता दूं इवन नंबर की परिभाषा ये है कि जो संख्या दो से कट जाए, जो दो से डिविजिबल हो, जो संख्या दो से कट जाएगी वो कैसी होगी हमारी, सम संख्या होगी, इवन संख्या होगी, ठीक है। और जो ऑड नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से ना कटे, बहुत सिंपल सी परिभाषा है इनकी, जो दो से डिविजिबल ना हो। देखिए इतनी छोटी सी जानकारी कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही करा देगी, और अगर ये जानकारी नहीं है तो वही क्वेश्चन आपको गलत करा देगी, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो दो से डिविजिबल ना हो, मतलब जो दो से ना कटे, दो से ना कटे, डिविजिबल मतलब होता है विभाज्य, ठीक है, कटने योग्य। तो अब इनकी ये ऐसे कौन से नंबर है, देखो आप इसमें, तीन एक है, ये दो से कभी नहीं कटेगा, तीन है, ये दो से नहीं कटेगा, पाँच दो से नहीं कटेगा पूरे पूरे, सात भी नहीं कटेगा, नौ भी नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ भी वही बात है, जो हर दूसरी संख्या है वो कैसी है, विषम संख्या है, बस जो दो से ना कटती हो, ठीक है, विषम। और ये जो हमारी है दो से कटने वाली, ये कैसी होती है, सम, ठीक। इतनी सी बात है, आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन, ये आया था हमारा यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या है, ये पूछा आपने, ये पूछा गया सवाल में। अब आप अगर देखो फिर भी बात आती है, अगर आपको पता है तो आप ये कर लोगे, नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे क्या करना है। पर मैं आपको अभी मैंने क्या बताया, तो देखो आप सवाल को ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, दो सतत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल आपको पता ना, मान लो कोई संख्या है ए, दूसरी संख्या होगी बी, इनका गुणनफल मतलब इनका गुणा हो रहा है, वो कितना दिया है, 6723, ठीक। और छोटी संख्या का वर्गमूल पूछा है, यानी कि इनमें से एक छोटी संख्या होगी, उसका हमने क्या पूछा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक। ये तो है बेसिक बात, आपके ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज़ बन जानी चाहिए कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो नहीं क्या, हाँ ठीक है, एक संख्या ये होगी, एक संख्या होगी, उनका गुणा करके इतना आ रहा है। अब तुमसे क्या पूछा, उसमें छोटी संख्या का वर्गमूल, मतलब उनमें से एक छोटी होगी, उसका वर्गमूल पूछा, उसका स्क्वायर करके पूछा है। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, देखो हिंदी पढ़ने के फायदे हैं, सतत, सतत मतलब क्या होता है, क्रम से, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, अब पढ़ाऊंगा अभी। सतत मतलब क्रम से, मतलब जो एक के बाद एक आए, जैसे अभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी अभी, ये मैं लाइन से लिखा था, ये लाइन से लिखी थी ना मैंने गिनती, चलो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐसी गिनती लिखी थी, यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि मान लो इस तरह के कहीं हमारी गिनती लिखी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें सतत क्या है, सतत तो यही है कि एक के बाद एक आने वाला, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है, क्रम से आ रही। पर उसने क्या बोला, सतत विषम संख्याएं, क्या बोला, सतत विषम संख्याएं, मतलब कि पहली सम
फिर इसके बाद आने वाली इसके अगले वाली सॉरी पहली विषम, उसके बाद अगली विषम, तो अगली विषम 6 नहीं है, अगली विषम आपकी क्या है 7। ठीक है, ये आपको बस इसमें पता होना चाहिए था कि अगली विषम क्या है 7, इससे अगली विषम कौन सी है 9, इससे अगली विषम कौन सी है 11। तो यहाँ पे सतत विषम संख्याओं का मतलब क्या है कि वे विषम संख्याएं जो एक के बाद एक आ रही हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए सवाल करने के लिए, क्या कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और सतत का मतलब क्या, सतत मतलब क्रम से। तो जो विषम संख्याएं एक के बाद एक आ रही हैं वही सतत विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप देखो हमेशा एक चीज और, अब आप इसमें देखो कि मान लो, सवाल कैसे करेंगे इसको हम, सवाल ऐसे करते हैं कि भाई ठीक है, मान समझ गए क्वेश्चन, हमने कहा माना पहली संख्या हमारी कौन सी है x, यही मानते हैं ना नॉर्मली, पहली संख्या हमने x मान ली। अब आप मुझे बताओ कि अगर x ये है 9 मान लो, तो इसके अगली जो विषम संख्या होगी वो इससे कितनी ज्यादा है, आप खुद देख के बताओ। 9 1, यहाँ पे अगर 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या आ जाएगी। यानी कि अगर ये x है तो ये हमारी क्या है x+2। ऐसे ही अगर इसकी बात करें 5 की, इसकी 5 अगर कोई संख्या एक है और ये x है, तो इसकी अगली जो सतत विषम संख्या होगी वो क्या होगी 5 1 2, मतलब 5+2 यानी कि x+2। तो आपने देखा, आपने अभी क्या देखा कि अगर कोई एक संख्या x है तो उसकी अगली सतत विषम संख्या क्या होगी x+2, और हम कहें इससे भी अगली क्या होगी तो वो भी भाई x+2, और फिर उसमें फिर 2 जोड़ दो यानी कि x+4। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। जैसे अगर हम बोले कोई संख्या हमारी 5 है, तो एक संख्या है ना हमारी ये वाली 5, एक विषम संख्या है, उसकी 2 अगली सतत विषम संख्या है, तो पहली तो x हो गई, दूसरी क्या हो गई x+2 हो गई, तीसरी क्या हो गई इससे भी 2 ज़्यादा हो गई यानी कि x+2+2। ठीक है, अगली क्या होगी उसमें भी 2 बढ़ा दो। तो बस आपको ये याद रखना है कि सतत का मतलब है कि क्रम से आने वाली, और अगर क्रम से आने वाली विषम की बात कर रहा है तो भैया एक अंक बाद आएगी यानी कि x और x+2। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो ये सवाल आपका आसानी से हो जाएगा। तो आप जब हमने पहली संख्या मान ली x, तो आप मुझे बताओ दूसरी संख्या, दूसरी जो सतत विषम संख्या होगी वो क्या होगी, वो होगी x+2, क्योंकि विषम संख्याएं एक के बाद एक आती हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों का गुणनफल कितना है हमारा 6723 है। तो बस सिंपल सी तो बात है भाई, प्रश्न अनुसार क्या करना है, हमें x का गुणा करना है x+2 में, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई 6723। बस इतना सा सवाल था आपका, इतना सा सवाल था। ठीक है, अब इनको आप सॉल्व कर लो। x का गुणा होगा x में, ये होगा x² + 2x -6723। तो ये इधर था, मैं बस इस साइड ले आया और मैंने कुछ नहीं किया। तो ये अब आ गया आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x² + 2x -6723। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे वाली क्लासेस में आपको बता देंगे, पर अभी आप समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती है तो हमें करना ये होता है कि इस चीज़ को 2 ऐसे हिस्सों में बांटना होता है कि हमारी ये वाली चीज़ आ जाए गुणा करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ x², जब आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे ना इस तरह से लिख के, तब आप करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से कौन कौन से फैक्टर लेने हैं। फैक्टर और मल्टीपल भी मैं आपको आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं फिलहाल कौन कौन से आएंगे। पहले आप क्या देखो, हमें प्लस का चाहिए, यानी कि एक बड़ी संख्या होगी हमारी और एक छोटी संख्या होगी। ठीक, इनको आप जब जोड़ोगे घटाओगे तो ये 2x आ जाएगा, और जब गुणा करोगे तो ये बाद वाली चीज़ आएगी 6723। मुझे ये आइडिया कैसे लगा मैं अभी बता दूंगा। मुझे ये आइडिया लगा है क्वेश्चन से कि 83 और 81 ही होने चाहिए। कि आप अगर देखो आपके सामने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर 7 है, ये क्या वर्गमूल है, तो यहाँ का स्क्वायर क्या होगा 49। ऐसे ही 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ठीक है, और आपको पता है कि 2 7 7 7 की समय अगर 49 है तो यहाँ पे 51 होगा। मैंने इनका गुणा करके देखा, 5 चौको 20 नहीं आएगा। यहाँ पे 81 है तो दूसरी क्या होगी 83, इसका गुणा करके देखा 8 2 64, ये इसके आसपास है। तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ भाई 81, और दरअसल लास्ट डेट भी देखा मैंने 3, तो भाई 81 और 83 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 79 और 81 हो, क्योंकि फिर लास्ट डेट क्या आएगा 9 एकम 9 9 आएगा, पर हमारे क्या है 3। तो मैंने देखा 81 का गुणा 83 में करेंगे तो लास्ट में हमारा 3 आ जाएगा, और 8 8 64 होते हैं, मतलब ये आसपास बन जाएगा। इसलिए मैंने आपको सीधा यहाँ पे ये वैल्यू रख दी मैंने कि एक 83 और एक 81। ठीक है, वो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो आप भी ऐसे ही करने लग जाएंगे। आप कोई बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए परेशान मत होइए। इसे मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ आगे बस। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉमन लो आप, x + 83
माइनस यहाँ पे 81 कॉमन आएगा तो x प्लस 83। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करो तो एक वैल्यू आएगी x माइनस 81, दूसरा आएगा x प्लस 83 बराबर 0। तो यहाँ पे आपको पता है x बराबर 81 आ गया, एक x बराबर 83 आ गया माइनस का। ठीक है, अब उसने सवाल में क्या पूछा था कि छोटी वाली संख्या का वर्गमूल क्या है, तो आप मुझे बताओ 81 और 83 में छोटी कौन सी है, सबको पता है भाई 81 छोटी है, तो इसका वर्गमूल निकालना है हमको। 81 का वर्गमूल क्या था, 9। तो ये हमारा क्या है आंसर, इस सवाल का आंसर 9 है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कितना बड़ा सवाल है, भाई ये बड़ा नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने स्टेप बाय स्टेप में करा। सवाल तो बहुत छोटा है, सवाल बस इतना सा है कि आपको ये समझना है कि दो सतत विषम है तो एक्स प्लस 2 होंगी, और दूसरा उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही छोटा सवाल है। आप जब सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब बात करते हैं डिविजिबल और नॉन डिविजिबल नंबर्स की। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे, डिविजिबल मतलब भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, नॉन डिविजिबल मतलब अभाज्य संख्याएं। हिंदी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी में ना मतलब समझ में आता है। भाज्य संख्याएं मतलब जो कट सकती हैं, जिन्हें काटा जा सकता है, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। मैं आपको लिखूं डिविजिबल, ठीक है, नॉन डिविजिबल, बहुत छोटी सी बात है। ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 नंबरों से कट जाए, 3 संख्याओं से कट जाए या 3 नंबरों से कट जाए। वो कैसी होती है हमारी, होती है हमारी डिविजिबल या भाज्य संख्या। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए। अच्छा, नॉन डिविजिबल कौन सी होती है, अभाज्य, जो सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से यानी कि खुद से कटे, स्वयं से विभाजित हो या कटे। ठीक है, वो कैसे होती है हमारे नॉन डिविजिबल। मतलब एग्जांपल दूंगा तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। मान लो एक संख्या है हमारे पास 24, ठीक है, एक संख्या हमारे पास 37। अब आप मुझे बताओ 24 किस किस से कटती है, आप कहोगे 1 से कटेगी, कटेगी भाई, सब संख्या 1 से कटती हैं। 24 से भी कटेगी, 24 से भी से, मतलब जो खुद है वो तो कटेगी कटेगी। ऐसे ही इसमें होगा, ये 1 से कटेगी और 37 से भी कटेगी। अब हम आगे बताएं 2 से कट रही है क्या, 2 से कट रही है। 3 से कट रही है क्या, 3 से भी कट रही है। 4 से कट रही है क्या, 4 से भी कट रही है। 5 से नहीं कटेगी, 6 से कट रही, 6 से भी कटेगी। 7 से नहीं कटेगी, 8 से कटेगी। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो 24 है, यहाँ पे एक संख्या लिखी है, वो हमारी 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3, मतलब गिनती करो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 24 जो हमारी वो 7 अलग अलग संख्याओं से कट रही है, 7 अलग अलग नंबरों से कट रही है। और हमने क्या बोला आपको, कम से कम 3 से कट रही हो, तो भैया ये कैसी हो गई हमारी, डिविजिबल हो गई, यानी कि भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, और नॉन डिविजिबल मैंने क्या बोला था, जो सिर्फ 1 से कटे हो। अब 37 का देखो आप, 1 से तो कटेगी कटेगी, सारी संख्या करती हैं। 37 ये खुद है तो 37 से भी कटेगी, लेकिन आप मुझे ऐसा कोई और दूसरा नंबर बता सकते हो जो 37 को काट दे, विभाजित कर दे। मैं बोलूँ 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 37 को काट दे, वो सिर्फ 1 है और खुद वही संख्या। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 29, ठीक है, एक संख्या लिखी हुई है आपके यहाँ पे 34, एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 7, एक संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 10। तो मुझे आप बताओ सोच के, इनमें से कौन सी डिविजिबल है और कौन सी नॉन डिविजिबल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि भाई 29 लिखा हुआ है, यहाँ पे 29 लिखा है। ठीक है, 29 किससे किससे कटेगी, 1 से कटेगी भाई, 29 से भी कटेगी, तो हमें पता ही पता है। अब कोई और संख्या ढूंढो आप जिससे 29 पूरा पूरा कट जाए। मैंने दिमाग लगाया, 2 से कट रही है, नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 6 से नहीं कट रही, मैंने देख लिया भाई नहीं कट रही, तो ये सिर्फ 2 संख्याओं से कट रही है, सिर्फ 2 से। तो ये भैया कैसी होगी हमारी, ये संख्या होगी हमारी नॉन डिविजिबल, यानी कि अभाज्य। ठीक है, 34 की बात करते हैं। 34 को मैंने देखा किससे, 1 से तो कटेगी भाई, 34 से भी कटेगी। और कोई नंबर है क्या,
देखो 2 से भी कटेगी ये, 17 से भी कटेगी ये, ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि कम से कम 4 संख्याओं से कट रही है। अब भाज्य होने के लिए मैंने बोला कम से कम 3 से कटे, तो ठीक है ना, ये तो एक से ज़्यादा से कट रही है, तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या, ठीक है। 7 की बात करो तो 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और कोई संख्या तो 7 को काटेगी नहीं, तो ये हमारी कैसी हो गई, अभाज्य। 10 की बात करो, 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, भाई ये तो बहुत सारे से कट रहा, तो ये हमारी कैसी हो गई, भाज्य, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो डिविजिबल होती हैं भाज्य, इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। काम नहीं आएगा पर शायद, लेकिन ये बहुत काम आएगा। जो नॉन डिविजिबल होती हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। इसको, इस शब्द को आप याद कर लो, प्राइम नंबर। ये आता है क्वेश्चन में, बड़ा परेशान करता है, लेकिन अब है कुछ नहीं, वो प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, नॉन डिविजिबल, जो सिर्फ 1 से कटें और स्वयं से कटें। ये दो बातें आपको याद रखनी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटती हूँ और खुद से कटती हूँ, वो नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। देखिए एक सवाल आया हुआ था पेपर में, और ये सवाल है सुपर टेट 2019 का। अब मतलब समझ रहे हो आप, ये नौकरी देने वाला सवाल है। अगर आपने इस सवाल को किया है तो आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे तो आप भाई नौकरी मिलेगी। तो इस सवाल को आप बिल्कुल हल्के में मत लो आप, ठीक है। ये मत सोचना भाई नहीं ये सवाल है और प्राकृतिक संख्या आवाज संख्या मुझे आती नहीं या कुछ भी, या मैं नहीं सीख, वो सब भूल जाओ आप। बस आप ये समझो कि सवाल है और ये पेपर में आया हुआ सवाल है, और ये आपको नंबर दे के जाएगा, मतलब नौकरी दे के जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं भैया, हमने जो पढ़ा उससे ये सवाल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखो प्राकृतिक आवाज संख्याएं पढ़ी हमने, क्या चीज पढ़ी हमने इसमें, देखो प्राकृतिक पढ़ा मैंने, अभी अभाज्य पढ़ा मैंने, आपको प्राकृतिक भी बता दिया, अभाज्य भी बता दिया। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो नॉर्मल, मैंने बताया प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती, जिनका हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं। मतलब क्या, जीरो हम नहीं लेंगे यहाँ पे, अब गिनती में जीरो नहीं होता, और माइनस की संख्या नहीं लेंगे कोई भी। तो प्राकृतिक संख्या बस 1 से बड़ी होंगी, ये तो बात फिक्स हो गई हमारी। अभाज्य संख्याएं जो अभी मैंने बोला ना, जो सिर्फ 1 से कटती हो और जो सिर्फ खुद से कटती हो, वही होती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो आप गिनती लिखना स्टार्ट करो। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या में चाहिए कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने लिखना स्टार्ट किया गिनती भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मुझे नहीं पता कब तक ना हो जाएंगी, पर लिख दे रहा हूँ चलो। अब आप इसमें ये पता करो, ये ध्यान रखो आप इसमें, ये देखो कि हमें प्रथम 9 अभाज्य संख्या चाहिए। प्राकृतिक तो लिख ली, अब मुझे संख्या में अभाज्य वाला फिल्टर भी लगाना, अभाज्य चाहिए। तो शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ पहली एक जो एक है, क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है सोच के बताओ। मैंने अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या बताई आपको, कि जो अभी मैंने बताया, जो 1 से कटे और जो खुद से कटे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप, 1 से कट रही है, कट रही है, खुद से कट रही है, कट रही है, लेकिन खुद भी तो वो एक ही है, मतलब ये कुल मिला के सिर्फ एक नंबर से कट रही है, कोई दूसरा ऐसा नंबर नहीं है जो इसे काट सके। तो इसलिए इसको गणित में हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ध्यान रखना आप, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट करके भी लिखा दूंगा, और आप ध्यान रखना, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। ठीक है, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। अब अगली बताओ, अगली क्या है, 2, ये अभाज्य संख्या है। आप दिमाग लगाओ, 1 से कट रही, कट रही, 2 से कटेगी, कटेगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। 3, ये भी अभाज्य संख्या है हमारी। 4, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 है, 6 नहीं है, 7 है। आप देखो मैं बताया जा रहा हूँ जल्दी, पर आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं कौन सी है कौन सी नहीं, सोच सकते हैं, आप सोचेंगे तभी आप सीखेंगे कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। 8 है, नहीं है। 9, 9 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि देखो 9 किससे किससे कटेगी, मैं बताऊँ आपको। 9 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, तो 3 हो गई, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 10 नहीं है। 11, 11 है अभाज्य संख्या। 12 नहीं, 13 अभाज्य संख्या है। 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं, 17 भी अभाज्य संख्या है। 19 भी अभाज्य संख्या है। तो काउंट करो, मैं कितनी चाहिए थी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो बढ़िया, 19 तक की 9 अभाज्य संख्याएं हो गई हमारी, ठीक है। तो इनका औसत पूछा गया था। आपने जब 9 अभाज्य संख्याएं पता कर ली कौन कौन सी हैं, तब इनका औसत ही तो निकालना मुझे। औसत का फॉर्मूला आपको पता है ना, औसत क्या होता है हमारा,
औसत कुल योग होता है और नीचे कुल संख्याएं होती हैं कितनी हमने ली हैं इसमें। देखो मैं आगे सब पढ़ाऊंगा, ये सब आएगा बाद में, तो ये सब, ये ऐसा नहीं कि मैं बता के ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये सब आएगा बाद में, आगे सब पढ़ाऊंगा। तो बस हमें क्या करना है, देखो कितना आसान सवाल है, बस सबको जोड़ना है और नीचे कुल संख्याएं कितनी 9, उनसे भाग देना था, बस औसत आ जाता। तो आप कहेंगे कि भैया कितना आसान है, औसत एवरेज निकालो भाई, जोड़ो। बन तो लिएंगे नहीं, सॉरी बन तो लिया नहीं जाएगा, मेरे से भी गलती हो जाती है बार बार, पॉइंट याद रखने वाला है भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। नीचे किससे भाग देंगे आप, 9 से, क्योंकि नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। मैंने कौन सी मिस करी भाई, अच्छा हाँ एक को काउंट कर लिया, गलती हुई। चलो 19 के बाद जो अगली आएगी वो हमारी क्या होगी 23, वो भी हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब इनको आप ऐड कर दो, ऐड करके 9 से डिवीजन कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐड कर दे रहे हैं, 3 2 5 5 10 17 17 10 27 1 28 10 32 3 41 51 और 58 और 20 68 67 और 3 70 20 90 बचे 9। तो इसके जब आप डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या है 10। ऑप्शन में देखो भाई 10 है कहीं, बिल्कुल है भाई 10 भी है, देखा। तो अगर आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आप उसको आराम से सवाल को कर सकते हैं। बाकी तो भैया जोड़ और भाग है बस, और ये क्वेश्चन आपको नौकरी देके जाएगा, ध्यान रखना भाई, मैं अपने आप से नहीं बता रहा, क्वेश्चन नौकरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया ना, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर तो बस अभी मैंने बताया आपको, प्राइम नंबर क्या अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अलग से मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की कंडीशन मैंने क्या बताई, जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे, दो ऐसे नंबर होंगे, दो से कट जाएगी कम से कम, तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। और वो किसी से नहीं कटेगा, ये आप विशेष ध्यान रखना, प्राइम नंबर से बहुत सवाल आते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। और एक चीज अभी आपको मैंने बताई थी, क्या एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, इसको भी ध्यान रखना आप। एक क्या है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को कहा है यूपी टेट 2022 का क्वेश्चन है, और कितना आसान क्वेश्चन है आप देखिए, मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। देखो सवाल क्या कह रहा है कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या क्या है, ये कह रहा है 50 से पूरे छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या है, इतना छोटा सवाल। अब आप बताओ कि मैंने जो पढ़ाया क्या वो बेकार है, नहीं भाई बेकार नहीं है। अगर आपको धन पूर्णांक पता है, पूर्णांक मैंने पढ़ाए थे ना, याद करो भाई मैंने पूर्णांक पढ़ाए थे आपको, ये पूर्णांक पढ़ाए थे ना, इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और ऐसे इंटीजर होते क्या मैंने बताया था ना आपको मैंने, कि जो पूरे पूरे होते हैं, जो दशमलव में नहीं होते और जो भिन्न में नहीं होते, वो सारे क्या होते हैं इंटीजर, जैसे ये मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो देखो आप ऐसे सवाल में क्या पूछा, 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य संख्या पूछी है। अब आप देखो जिससे कुछ नहीं आता ना वो भी गिनती से कर सकता है, अगर उसे बस ये पता हो कि धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं या धन पूर्णांक होते क्या हैं। उसने आपको लिमिट भी दे दी 50, तो अगर भाई मुझे कुछ नहीं पता हो तो मैं पता क्या करता, मैं बस गिनती लिख लेता, कुछ नहीं करता, मैं बस गिनती लिखता 1 से लेकर 50 तक की, सीधी सीधी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। देखो भाई इस सवाल की कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक बस इतनी है कि अभी आप निकाल लेंगे तो आप उसे आगे याद रख लेना, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। आप सोचो कि नहीं भाई सर ऐसे बता रहे हैं, देखो कुछ नहीं भाई, ये बहुत सिंपल रहता है। जब आपको पता हो कि ये सवाल नंबर देके जाएगा तो हम वहाँ 1 मिनट अपना वेस्ट कर सकते हैं मुझे लगता है, और टीचिंग एग्जाम में हमारे पास बहुत टाइम होता है, तो 1 नहीं 2 मिनट भी वेस्ट कर सकते हैं सही सवाल करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है 50 छोटे धन पूर्णांक, 50 तक हमने लिख लिया,
धन पूर्णांकों अभाज्यों की संख्या पूछी, अभाज्य, अभी मैंने आपको बताया प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, गिनो आप। एक नहीं होगी, एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, इसे आप बिल्कुल मत भूलना आप। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, उसके बाद 17, 19, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 27 नहीं नहीं 27 नहीं, 27 तो 3 से 9 से कटता है ना, 28, 29, 31, 37, 37, 37, 37, ठीक है, 39 भी नहीं, 41, 43, 43 के, हाँ 43 है, 44 नहीं, 47 है, 48, 49, 50। तो आप अपनी काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो भाई हमें पता चल गया 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्य कितने आते हैं, 15। अब सीधी भाषा में समझो आप, धन पूर्णांक गुणांक छोड़ो आप, 50 से कम, ठीक है, 50 से कम और 1 से ज़्यादा, मतलब गिनती आप लिखोगे ना, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में, इसको ऐसे भी सवाल दिया जा सकता था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में धन अभाज्यों की संख्या कितनी है। तो आप बस इतना याद रखो, 0 मतलब 1 से 50 तक जब गिनती लिखते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या कितने होते हैं, 15। आप इसे याद रखना, तो अगली बार ये काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एक आपको बोनस में बता देता हूँ, 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 10, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 50 होती हैं, 15 होते हैं, और 50 से 100 तक 10 नंबर होते हैं हमारे पास आवाज़, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे अगर कि 1 से 100 तक कितने आवाज़ संख्या होंगी, तो आप इन्हें तुरंत काउंट करके बता दो भाई 25 होगी, 50 या 10 ही, ठीक है। चलो इसको मैं अभी नोट्स में भी लिखा दूंगा आगे, आप ध्यान रखना इसको। देखो अगला क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा, इसकी एक ही चीज, एक ही डेफिनेशन है, बहुत आसान है, कि कोई दो ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। देखो मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मान लो कि दो संख्याएं लिखी हैं हमारे पास, जैसे कि 7 और 9, तो आप मुझे बताओ इनमें आपस में कुछ कॉमन है क्या, 7 और 9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो ये हमारी कैसी है, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये हमारी कैसी हो गई, सहभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ, लिखा है 2 और 4, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है कुछ कि नहीं। आप कहोगे हाँ भाई भाई 4 में भी 2 आता है, 2 इंटू 2 करोगे, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख लो, कहीं आपके सामने लिखा हो कि 36 और 3 लिखा हो इस तरह से, तो आप मुझे बताओ इनमें कुछ कॉमन है, आप कहोगे हाँ इसमें आता है, 3 भी आता है, तो ये कॉमन हो गया भाई। जब कॉमन हो जाता है तो वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। जहाँ कॉमन नहीं है वो सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आप मान लो कहीं लिखा है आपके सामने 21 और 8, अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपस में कुछ कॉमन है क्या, 21 में 8 आएगा कभी, नहीं आएगा भाई। इसमें 3 आएगा, 7 आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। तो ये भी कैसी हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। देखो इसमें एक ट्रिकी चीज़ ये है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग शायद बताते नहीं है या क्या नहीं। आप इस जब हम दो संख्याएं कोई लेते हैं तो मुझे इससे मतलब नहीं होता कि वो भाज्य हैं कि अभाज्य हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ, यहाँ लिखा है एक 6 लिखी है, ठीक है, सॉरी 6 नहीं 16 लिखी है, और एक संख्या यहाँ पे लिखी है 33। आप देखो ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। 16 का आप डिवीजन करोगे 1, 2, 4, 8, इनसे कट रही है। 33 के आप करोगे 1 से कटेगी, और 11 से कटेगी, और 33 से कटेगी, ये भी भाज्य संख्या है। दो भाज्य हैं, लेकिन जब इनको साथ में लिख दिया और इनके बीच आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारी कैसी हो गई, को प्राइम, मतलब कि सह अभाज्य, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि दो भाज्य संख्याएं कभी सहभाज्य संख्या हो सकती हैं, तो आप कहना भाई बिल्कुल हो सकती हैं, बस उनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन ना हो। ऐसे एक एग्जांपल आप और देख लो, 8 और 9, आप देखो ये दोनों भाज्य हैं, ये भी भाज्य है, डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, पर ये आपस में दोनों कैसी हैं, को प्राइम है, ये आपस में दोनों सहभाज्य संख्याएं, ये आपस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है इनमें, ठीक है। तो इसको आप याद रखना कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी, जिनमें आपस में कोई चीज़ कॉमन ना हो। अच्छा, इसका एक स्टेटमेंट और है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आगे बताता, पर अभी बता दे रहा हूँ। वो स्टेटमेंट क्या कहता है, वो स्टेटमेंट ये कहता है कि जिन दो संख्याओं का जिन
दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा एक हो, वह आपस में सहभाज्य होते हैं, वह आपस में सह अभाज्य होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। देखो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी मैं बताऊं आपको, NTPC के एग्जाम में आया हुआ था, एक बार ये टेट या सुपर टेट में भी आ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, क्या कि भाई जो दो, कभी भी दो संख्याएं ऐसी जिनका HCF एक हो, वो हमेशा आपस में कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। इससे मतलब नहीं कि वो आप खुद में भाज्य हैं कि नहीं, खुद में अभाज्य हैं कि ऐसी हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस उनके आपस का मासा एक हो, आपस में उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, ये सब इन पे सवाल आते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपको नहीं पता होंगे तो आप आगे बड़े सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से समझना आप। ठीक है, दशमलव संख्याएं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्री बनवाया था स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ नंबर्स का, याद है ना आपको, रियल नंबर्स का। देखो आप, रियल में मैंने क्या बताया था, इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांक मैंने बताया था आपको जो पूरे नाम भिन्न और दशमलव, पर याद है मैंने बताया नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर में क्या था, अपूर्णांक, कौन कौन सी, भिन्न और दशमलव। तो यही दशमलव की बात कर रहा हूँ मैं कि भैया अब आप ध्यान रखना ये कैसा है, ये नॉन इंटीजर है, पहले तो याद रखो तब भी कोई ठीक है, पर पता होना चाहिए पूर्णांक नहीं है, ठीक है, नॉन इंटीजर। क्या ये दशमलव, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अरे बहुत सिंपल सा है भाई, जिनमें दशमलव आ जाए, जिन संख्याओं में दशमलव लगाओ वो सारी संख्याएं कैसी हैं, दशमलव संख्या। जैसे कि हम बोलें 3.2, आप कहोगे हाँ भैया दशमलव लगा है, दशमलव संख्या है। क्या मैं बोलूँ कि 4 दशमलव संख्या है, आप कहोगे नहीं इसमें दशमलव नहीं लगा है। मैं बोलूँगा 2.022 दशमलव संख्या है। ऐसे आप कोई भी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव लगा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव आपको दिख रहा है तो वो संख्या क्या चाहिए, दशमलव संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। देखो दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, पहली जिनको बोलते हैं शांत दशमलव हिंदी में, दूसरी कौन सी होती है, अशांत दशमलव। ठीक है, अंग्रेजी में बात करें शांत दशमलव को कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। देखो अभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में जो मैं बताऊँ, शांत दशमलव क्या होते हैं, शांत, इसको चलो नीचे बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या बता रहा था मैं आपको, डेसिमल। ठीक है, एक के मैंने आपको क्या बताया, शांत, दूसरे मैंने आपको क्या बताया, अशांत। इंग्लिश में बोलो तो यहाँ पे रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग। ठीक है, शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो आके खत्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनकी लिमिट होती है, वो खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपको बोलूँ, इस तरह की कोई संख्या लिखी है आपको सामने, तो आप देखो बस लिमिटेड लिखिए, ये कैसा शांत दशमलव है, ये बस इसमें 4 अंक हैं और ये खत्म हो गया। पर मैं आपको बोलूँ ऐसे कि इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है ना, बार का, मैंने बताया था जब चिन्हों के बारे में बताया था कि जहाँ बार लगा होता है उसकी रिपीटेशन होता है, वो चीज़ बार 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 आती रहती है। ठीक है, यही तो बताया था मैंने, तो ये वो चीज़ है, कहीं लिखा है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दो तरह के दशमलव होते हैं हमारे पास, एक शांत वाले, एक अशांत। शांत वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं पॉइंट पे आके, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, जैसे लिखा हो दशमलव लग गया, फिर उसके बाद कोई संख्या लिखी है, अब वो आके यहाँ खत्म हो गई, तो वो कैसा हो गया, शांत हो गया। पर जो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो एंड तक चलता चला जा रहा है, वो कैसा होता है, हमारा अशांत दशमलव होता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ये सवाल आया एग्जाम में हमारे
सुपर टेट 2019 में। सुपर टेट का मतलब आपको याद है ना, अभी मैंने आपको बताया था क्या, ये नौकरी वाला सवाल है। मतलब अगर आप इस सवाल को कर लेंगे तो आपको मिलेगा नंबर, नंबर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगी, नौकरी। तो ये इसका मतलब क्या, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इम्पोर्टेंट है तो आपको इसे करने के लिए क्या आना चाहिए, दशमलव, क्योंकि भैया इसमें क्या है, दशमलव। अब भाई मैं कह रहा ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं शायद बहुत लोग छोड़ देंगे वीडियो देख के या नहीं सीखेंगे, पर जिसने भी यहाँ तक देखा है, जो भी सीखेगा इस सवाल को, डेसिमल को, उसको भाई मिलेगा नंबर, नंबर मिलेगा तो नौकरी मिलेगी। तो देखो ये जो सवाल है बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको क्या दिया है, 1.27, उस पर लगा है बार। अब पूछा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। पहले तो आप इसका मतलब समझिए, मतलब की जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, जहाँ पे बार लगा होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, जितने पे बार लगा सिर्फ वही चीज़ रिपीट हो रही है। आप देखो 27 पे लगाया अगर 27 पे, तो 2727 आपको बार बार आएंगे। इसका ये मतलब है, इस भिन्न का मतलब है कि ये ऐसे चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी और ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसको फ्रैक्शंस में चेंज करने के बहुत आसान तरीका है, मैं आपको आगे वाली क्लास में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए तो आप बस ये याद कर, मतलब ये देखा करो फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं, कि किसी संख्या के ऊपर हमारा बार लगाया, अगर जैसे ये लगा इसके ऊपर बार, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को ऊपर ऐसे लिखते हैं और नीचे जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही 9 लिख देते हैं। अगर एक है तो 1 9। अगर आपके सामने इस तरह से लिखा हो कि BCD 3 संख्याएं हैं और 3 पे बार लगाए, तो आप क्या करोगे, तीनों को ऐसे सीधे लिख दो और नीचे 3 है ना तो 3 9 बना दो। बस इतना आसान है। ये अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप ये सवाल आराम से कर लेंगे। अब जैसे 1.27 है, ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, इसे ये करना है कि आप इसे ब्रेक कर लो। 1.27 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 + 0.27, इससे बार लगा था, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब ये बताओ, ये चीज़ इस फॉर्म में आ गई ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई जितने भी बार लगा है उतने हम आप क्या करेंगे, उतने को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 27 2 पे लगा था तो नीचे 2 9 9 लिख देंगे, है कि नहीं। देखो तरीका ऐसा भी है कि इस पूरे को एक बार में फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको आसान तरीका बता रहा, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। 1 को अलग कर लो, 0.27 अलग कर लो, और ये तो तरीका आपको दिख ही रहा है। तो बस इसको सॉल्व करना था। बस अब सोचो, आप फ्रैक्शन को जोड़ने का सवाल दिया गया है सुपर टेट के एग्जाम में, और फिर भी लोग इसे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भैया उनका बेसिक मजबूत नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। आप बेसिक नॉलेज सीखो और ये सवाल कर लो। तो अब इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये पूरे का 99 आएगा, यहाँ पे 99 हो गया, 27, इसे आप ऐड कर दो, ये आ जाएगा 126/99। देखो 9 7 16 और 9 2 11 1 12, ठीक है। अब इसको क्या शॉर्ट कर लो, आप इसको सबसे न्यूनतम फॉर्म में ले आओ, आप काटो से, पहले आप 3 से काटो तो आएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 42, ठीक है, फिर 3 से काट दो 11, ये आ गया 14। तो बस इससे छोटा हो नहीं सकता, 14/11। और आप कहीं देख लो ऑप्शन में यही मिल रहा है क्या, 14/11 मिल रहा है भाई। इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर है। अब आप देखो, जिसने भी सुपर टेट दिया है या मतलब आगे देगा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना आसान सवाल बस आपको पता होना चाहिए, डेसिमल है, डेसिमल का सवाल कैसे होता है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। मैं आगे आपको डिटेल में ये सब बताऊंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी डेसिमल का है, हालांकि इसमें एक कंसेप्ट और लगा है डेसिमल के साथ में, वर्गमूल वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आपको आएगा। और ये भी देखो सुपर टेट 2019 का सवाल है, कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है। सुपर टेट 2019 मतलब कैसा है भैया, नौकरी वाला सवाल है। नौकरी वाला सवाल भाई सवाल कर लोगे तो आपको नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा तो नौकरी मिलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अच्छा, इसमें भी आप देखो, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आसान दिख रहा है मुझे, बस अंडर रूट से आप डराओ मत, डर नहीं लगना चाहिए। इसने क्या बोला आपको कि यदि, मतलब इस चीज़ के बारे में बताया, इफ़ लिख लेते हैं भाई अलग। इफ़ क्या कह रहा है भैया, इसका इफ ये कह रहा है कि √2916 इज इक्वल टू 54। देखो उसने साफ साफ बता दिया कि इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो 54 आएगा। इसका मतलब क्या, वर्गमूल निकालोगे तो 54 आएगा, ठीक है, बता दिया उसने आपको। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है, ध्यान से देखो, 2916 2916 2916 2916, सिर्फ जीरो का खेल है, जीरो का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं, डेसिमल और जीरो, बाकी देखो वैल्यू वही है, हर जगह आपको यही मिलना है, 54 ही मिलना है, हर जगह 54 मिलना है। आप बस डेसिमल को आपको ध्यान रखना कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ये आपको डेसिमल सीखेंगे तो हम आपको बता देंगे कि जब 1/10 होता है तो ये 0.1 होता है, 1/100 होता है तो 0.01 होता है, 1/1000 जब 1000 होता है तो 0.001 होता है। ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी डेसिमल वाला चैप्टर जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लो, जितने नीचे जीरो होते हैं उतने ही अंक बाद दशमलव लगाते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा, देखो 2 हैं तो यहाँ पे 1 0 और 1 अंक बाद, मतलब टोटल दशमलव बाद उतने अंक होने चाहिए जितने यहाँ पे
जीरो हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, टोटल दशमलव के बाद उतने अंक होने चाहिए जितने यहाँ पे जीरो हैं। अगर यहाँ 3 जीरो हैं तो हमारा देखो दशमलव 3 अंकों पहले आ रहा है। इतनी सी बात। अब आप देखो इस सवाल को करने का तरीका। देखो क्या बताया इसने, सवाल लिख लेते हैं कि अंडर रूट 29.16, ठीक है, प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.00002916। ठीक है, अब आप देखो इस तरह का सवाल है। अच्छा, आपने कभी देखा है जब हम 0.2 का अगर हम कहें आपसे स्क्वायर करो तो आप क्या करोगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 आएगा आपका 4, लेकिन जीरो कहाँ पे आएगा। जिसको दशमलव का गुणा पता है वो आपको जानता होगा कि जितने अंक मतलब दशमलव के बाद होते हैं उतने ही अंक पहले आता है। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे एक यहाँ, यानी कि दशमलव हमारा 2 अंकों पहले आएगा, 1 2 यहाँ पे। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये सवाल करना बहुत आसान है। अच्छा, अगर नहीं पता है तो मैं आगे आने वाले वीडियो में दशमलव पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो बस ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी का है कि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वो मैं आपको डेसिमल में बताऊंगा। आपको यहाँ पे मैं बस इसलिए सवाल लाया हूँ कि ये डेसिमल वाले सवाल है और डेसिमल मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है 2916, ये यहाँ पे अगर अच्छा सोच के देखो, अगर 54 का स्क्वायर किया गया होता जैसे कि इसमें दिया 54 का वर्गमूल लेते तो कैसे आता 2916, कोई डेसिमल नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो आप कितने अंकों का डेसिमल है, 2 अंकों बाद, यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, 1 अंक बाद। भाई सोच के देखो ना, आप सोच के देखो आप कि 54 का गुणा 54 में करते तो क्या आता हमारा 2916 आता ना, ऊपर लिखा है। पर अगर 5.4 का गुणा 5.4 में करोगे तो आप क्या आएगा 29.16, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 अंक पहले आएगा। ठीक, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा 5.4। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ दशमलव कितने अंकों बाद आ रहा है, 1 2 3 4, मतलब दशमलव 4 अंक का मतलब कि अब ये हो गया 0.54। ठीक है, इसमें देखो आप क्या है 2 4 2 6, यानी कि 3 अंक बाद ये यहाँ पे किसका 0.54 इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या 0.0054। समझ रहे हैं आप कि इन सब का स्क्वायर है ये, मतलब अगर आप वर्गमूल हटाओगे तो ये सब ये आ जाएगा। अब देखो ये सवाल किसका बचा, ये सवाल है जोड़ का, सिर्फ ये सवाल सिर्फ एडिशन का सवाल है और ये सुपर टेट में आया हुआ है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट कैसे हटाते हैं। अच्छा, दशमलव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कितने जीरो होते हैं, कितने कहाँ लगते हैं। बस आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। अब बताओ ये कितना आसान सवाल है, इसको जोड़ना ही तो था, जोड़ दो उसे भाई। जहाँ दो दशमलव को जोड़ना भी बड़ा आसान है, मैं आपको बताऊँ बहुत आसान चीज़, बिल्कुल बेसिक चीज़ कि दशमलव को जोड़ना कितना आसान है। बस आपको ना दशमलव का ध्यान रखना है। पहले आप एक संख्या लिखिए, ये जैसे आपका लिखा 5.4, दूसरी क्या है 0.4, तो बस आप दशमलव रखो और दशमलव के बाद जो भी हो उसे लिखते चले जाओ। यहाँ पे क्या है 0.054, यहाँ पे क्या है 0.0054। ये है आपका सवाल, करो 59995 और ये है आपका आंसर 5.99994 देखो कहीं है क्या भाई, हमें दिख रहा है पहला ऑप्शन 5.994, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल ये क्या कह रहा कि when 0.353553 इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन व्हाट विल बी द रिजल्ट। अब देखो कितना आसान सवाल। देखो ये पहले तो इसे समझना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको एक संख्या दे रहा है, वो संख्या क्या है 0.35, सवाल ने आपको संख्या दी है। सवाल क्या कह रहा है, एक सवाल दिया 0.353535 और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में इसका मतलब बताया था। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली क्या लिखा है 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। भाई शॉर्ट में इसको ऐसे तो लिखेंगे, तो ये बस ये लिखा है और इसको बोल क्या कह रहा है कि कन्वर्टेड इनटू अ फ्रैक्शन, इसे फ्रैक्शन में बदला गया तो रिजल्ट क्या होगा। अब आ गई ना भाई बात, कितना आसान सवाल है बताओ। मैंने अभी बताया ना बार को फ्रैक्शन में चेंज करना, डिटेल में बाद में बताऊंगा, पर अभी मैंने क्या बताया था आपको याद करो फिर से, यहीं सीख लो कि अगर कहीं कोई संख्या लिखी है उस पर बार लगा है तो भाई जितने उस संख्या को ऊपर लिखो और जितनी संख्याएं वहाँ उतने 9 लगा दो। एक है तो एक बार, अगर कहीं लिखा हो 0.AB उस पर बार लगा तो भाई AB और नीचे दो कितनी है 2 है ना, तो 2 9 लगा दो। इतना आसान सवाल। कहीं लिखा है आपके सामने ABCD 4 पे लगा, तो भाई क्या करना है आपको ABCD लिखना है और नीचे कितने 9 लगाने 1 2 3 4 4 9 लगा दो, भैया हो गया फ्रैक्शन।
इतना आसान सवाल। तो इसमें बस आपको एक चीज़ पता हो कि भाई दशमलव है, दशमलव लिखते कैसे हैं? ऐसे, दशमलव ऐसे लिखते हैं तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने आपको बताया कैसे, ऐसे कि भाई 35 नीचे कितने 9, 2 9, बस हो गया सवाल। ये इसकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन किसका है आप देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर लेखपाल का क्वेश्चन है, लेखपाल 2019 का क्वेश्चन है, और लेखपाल में इस तरह क्वेश्चन आया है। तो मैं कह रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ, आगे वीडियो में शायद ना बताऊँ, पर आप ध्यान रखिए, बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप बड़े परेशान रहेंगे, ये सवाल आपके छूट जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। देखो मुद्दे पे आ जाओ फिर से, वही भूल गया मैं, मतलब भूल नहीं गया, सॉरी। मैंने बताया था ना, रियल नंबर्स, इंटीजर, नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में क्या थे? डेसिमल और फ्रैक्शन। तो ये वही भैया डेसिमल का फ्रैक्शन है, ये लास्ट ही टॉपिक ऑलमोस्ट, ठीक है। फ्रैक्शन तो फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शन मतलब भिन्न, हिंदी में भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न क्या होती है? भिन्न दो नंबर्स होते हैं। भिन्न क्या होते हैं? दो नंबर्स होते हैं कोई भी, जो एक दूसरे के ऊपर मतलब भाग में लिखते हैं, बटे में लिखे होते हैं, हिस्सों में लिखे होते हैं। भिन्न क्या है? पी बटे क्यूब में लिखे हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पूरे पूरे नंबर होते हैं, जहाँ पे बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि जो क्यू होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, जीरो रख नहीं सकते हम वहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाली चीज़। और इसकी डेफिनेशन अगर आप ध्यान रखोगे तो ऐसे भी लिखा होता है, पी और क्यू, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, यानी कि क्या है? इंटीजर, ठीक है। और क्यू हमारा क्या है? जीरो नहीं है। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इसे आप याद रख लेना भाई, ठीक है। ये क्या है प्रॉपर डेफिनेशन इसकी, कि पी क्यू पूर्णांक हैं और क्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ये भिन्न की वो होती है डेफिनेशन। बाकी मैं आपको बता दूं, मतलब बस इतना ही है कि देखो कोई भी दो नंबर जो एक दूसरे को ऐसे बटे में लिखे हों, उसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाले क्या कहते हैं? हर। इंग्लिश में आ जाओ, इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। एक हो गया न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर। तो डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं, भिन्नों का लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। वो आगे फ्रैक्शंस का अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तब बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझो कि भिन्न क्या होती है। भिन्न दो ऐसे नंबर होते हैं जो पी बटे क्यू में लिखे होते हैं, और वहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि भाई अगर कोई भिन्न लिखी है आपके सामने, उसके नीचे जीरो हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसका मान इनडेफिनेट होता है, सॉरी इनडेफिनेट नहीं, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, कि भैया इसका मान आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया कि है क्या, तीन में हम जीरो का भाग दे रहे हैं तो पता ही नहीं भाई क्या आएगा, तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है। फ्रैक्शंस भी दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, फ्रैक्शंस भी दो प्रकार की होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो खत्म ही नहीं हो रहा, टाइप्स ऑफ नंबर खत्म ही नहीं हो रहा। भाई खत्म हो रहे हैं, बहुत आसान है, बस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। देखो रेशनल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं दो प्रकार की। कैसी? रैशनल नंबर, ठीक है, दूसरा इर्रेशनल नंबर। ये होती हैं परमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं। एक चीज में गलत गया, फ्रैक्शन नहीं होती, ये परमेय और परमेय अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। तो मैं बात करूं परमेय संख्याएं क्या होती हैं, वही मैंने बताया ना आपको, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारी भिन्न होती हैं, ठीक है। भिन्न कैसी भिन्न? भाई पी बटे क्यू वाली, जिनमें क्यू जीरो नहीं होता है, भिन्न होती है, परमेय संख्या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, 2/7, 4/8, 9/10, 11/7, इस तरह की जितनी भी संख्या होती है वो परमेय संख्या होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे समझने वाले देखिए, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर, मतलब कि अपरिमेय संख्याएं। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा है, समझ लीजिए।
अपर में संख्याओं के दो रूल होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। पहला क्या कि नॉन रिपीटिंग, दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में समझो आप कि जो एक जैसी ना आ रही हो। जैसे अगर कोई संख्या लिखी है 2.316789143187056, मतलब कि ये आप देखो इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रही है, ये सब अलग अलग आ रहे हैं, 3141, मतलब कुछ भी कोई भी संख्या रैंडमली आई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमने ये लिख दिया 0.33333, देखो आप रिपीट होते जा रहे हैं 333, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हमने इस तरह से लिख दिया 2.27727272 तो ये रिपीट होने लग गया, ये नहीं। ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब दशमलव के बाद उसमें कुछ भी आया जा रहा है, कुछ भी आया जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रही है। यही जो संख्या ऊपर लिखी थी आई जा रही है, लिखे जा रहा हूँ, मतलब आई जा रहा, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रही, चलती चली जा रही है। हमने किसी संख्या का, ऐसी संख्या का भाग दिया है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, रिपीट भी नहीं कर रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। तो ऐसी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, हमारी अपरमेय संख्या होती हैं। ठीक है, ये सब याद ना रहे कोई बात नहीं, पर आपको ये जरूर याद रखना कि पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं, अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं जो बाहर नहीं आ सकती, वो कैसी हैं, सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको दो चीज़ याद रखनी, पाई और अंडर रूट। पाई और अंडर रूट, ऐसी संख्याएं जो पाई वाली पाई हैं वो सब अपरिमेय हैं, ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हैं बाहर नहीं आ सकती वो सब अपरिमेय हैं। ठीक है, देखो यूपी टेट 2022 का ये सवाल है, 2022 मतलब ये जो चल रहा है वही वाला साल हमारा। और क्या सवाल है, पाई क्या है। मैं बोल रहा हूँ ये सवाल बिल्कुल स्पष्ट ऐसा ही आता है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई क्या है, अभी मैंने आपको बताया पाई अपरिमेय संख्या है, और वो क्यों है, क्योंकि पाई की मान आपको पता होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अच्छा, इसके आगे की पता है क्या, मुझे तो नहीं पता है, मतलब याद नहीं है, जिसको भी पता वो आप देखना कभी, ये जो वैल्यू है कभी रिपीट नहीं करती। अगर आगे मान लो 5 6 3 जो भी है वो कभी रिपीट नहीं करेगी, जैसे कि इस वाले केस में करती है। 10/3 आप करोगे तो 0.3333 आता रहेगा, रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी हमारी, ये परमेय हो जाएगी, ये अपरमेय नहीं है। अपरमेय वो है जो रिपीट ही नहीं कर रही है और नंबर बार बार आए जा रहा है, और ख़त्म नहीं हो रहा। तो पाई की जो वैल्यू है ना 22/7, जब हम करते हैं इसका भाग जब इसमें करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो इस तरह से आती जाएगी, ख़त्म नहीं होगी और कभी रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, मैंने बोला वो सब छोड़ो, आप पाई क्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, इसको आप याद रखो। पाई अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 3 अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 4 ये नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी अंडर रूट वाली संख्याएं जो कभी बाहर नहीं आ सकती, ठीक है, जो कभी बाहर नहीं आ सकती, अंडर रूट 27 नहीं आएगा बाहर, तो ये कैसी है, अपरमेय है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर होते हैं अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्याएं। देखो मैं आपको छोटी छोटी चीज में बता रहा हूँ ताकि सवाल आप कर पाए। अनुवर्ती संख्या मतलब आगे वाली संख्याएं, कहीं पे गिनती लिखी है, ठीक है, तो जो उससे आगे वाली संख्या होती है वो उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे आप देखो 4 के आगे कौन सी है, 5, तो 4 की अनुवर्ती क्या है, 5 हो गई। 2 की अनुवर्ती क्या है, 3 हो गई, मतलब उससे आगे की एक संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। ठीक है, 8 की अनुवर्ती क्या होगी, 9। बस ये अनुवर्ती संख्याएं होती हैं, मतलब क्रम से आने वाली अगली संख्या। सक्सेसिव नंबर मतलब पूर्ववर्ती, मतलब कि जैसे भी हमने गिनती लिखी थी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले मैंने बताया आपको अनुवर्ती जो उससे आगे वाली हो, पर एक संख्या जो उससे पीछे की एक संख्या हो, ये 5 के लिए 4, वो कैसी होती है, पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती बहुत आसान है। देखो जो आगे की संख्या है वो है अनुवर्ती आगे वाली, जो पीछे की संख्या है वो कैसी है, पूर्ववर्ती। आप इन्हें ऐसे याद भी रख सकते हो, अनुवर्ती आ रहा है ना तो मतलब आगे की, ठीक है, पूर्ववर्ती इसमें पा रहा है यानी कि पीछे की। ठीक है, जैसे चाहो वैसे याद कर लो, बहुत आसान सी चीज़ है अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अब क्या आता है, कंजिक्यूटिव नंबर, इसको क्या कहते हैं हम, क्रमागत संख्याएं। इसे अच्छे समझना, क्रमागत संख्याएं, या फिर अभी एक हमारा टर्म आया था सतत संख्याएं, आया था ना अभी सवाल में, सतत नंबर, सतत विषम संख्याएं। तो ये वही है, क्रमागत संख्याएं, सतत संख्याएं, मतलब क्रम से आने वाली, बहुत आसान चीज़ है, क्रम से आने वाली। कि आपके सामने गिनती लिखी है, वही पुरानी हमारी गिनती, और जो क्रम से संख्याएं आ रही हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 6, तो ये सब कैसी संख्याएं, एक दूसरे की क्रमागत है, मतलब क्रमागत है, क्रम से आ रही हैं। बहुत सीधी सी बात है, क्रमागत मतलब क्रम से आ रही हैं।
अच्छा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है, जैसे वही सतत विषम वाला था, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याएं, ये या आपसे बोला जाएगा कि प्रथम तीन क्रमागत संख्याएं। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। क्रमागत संख्याओं का मतलब आप समझ जाइए, क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 36, फर्स्ट 36 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर। मतलब कि तीन लगातार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 ज्यादा है, मोर देन लिखा ना, 36 ज्यादा है किससे, फर्स्ट ऑफ दीज, उनके पहले नंबर से 36 ज्यादा है। ठीक है। और पूछा क्या गया हमसे, व्हाट इज द मिडिल नंबर, बीच का नंबर क्या है। आप पहले तो ये देखो, ये सवाल आया हुआ लेखपाल 2019 के एग्जाम में। इसका लेखपाल 2019 मतलब कि कैसा सवाल है भैया, ये नौकरी वाला सवाल है। मतलब ये आपको आना चाहिए, आप इसे सॉल्व करोगे तो नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा तो आपको नौकरी मिलेगी। इंपॉर्टेंट हो गया भाई हमारे लिए, इंपॉर्टेंट हो गया तो आप इसे समझ जाइए। देखिए अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब कि क्रमागत संख्या। अभी मैंने आपको बताई ना, जो क्रम से आने वाली क्या होती है, क्रमागत, क्रम से आने वाली। ठीक है, उसी की बात कर रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या कह रहा है, 36 ज्यादा तीन क्रमागत विषम, ऐसा सवाल अभी हमने किया था ना सतत विषम वाला, कि पहली क्रमागत संख्या x है। देखो फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको डिटेल में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मान लो लिखी है संख्या। तो पहली विषम संख्या क्या है, 1, दूसरी विषम संख्या क्या है, 3, तीसरी क्या है, 5, चौथी क्या, 7, ऐसे ही तो ना। तो आप मुझे देख के बताओ, अगर पहली संख्या हम x ले लें तो दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा है। आप कहोगे x+2 है, भाई 2 ज़्यादा है। तीसरी कितनी ज़्यादा है, ये x+2 से भी 2 ज़्यादा है ना। या फिर कह लो x+4 है, ऐसे ही तो होता है ना। तो क्रमागत विषम संख्याएं ऐसे ही चलती हैं, अगर पहली x है तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी। अगर आप समझ सकते हो तो समझ जाओ, नहीं तो आपसे याद कर लो। अच्छा सेम चीज़ सम के साथ भी होता है, क्रमागत सम संख्याओं की जब बात करेगा तब भी ऐसे होगा, x, दूसरी सम संख्या होगी x+2, तीसरी होगी x+4, चौथी होगी x+6। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अंतर कितना कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखो, सम हो चाहे विषम, अंतर हमेशा दो ही संख्याओं का होगा, बीच में एक होती है तो दो ही दो का अंतर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लेता हूँ। चलो तो मैंने मान ली पहली क्रमागत विषम संख्या थी x, तो दूसरी हमारी क्या होगी, x+2 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 ज्यादा है पहली संख्या से। ठीक है, तो देखो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, x, x+2 और x+4 का हमने योग कर दिया। वो क्या कह रहा है, ये 36 ज्यादा है, किससे 36 ज्यादा है, इस वाली संख्या से, जो हमारी पहली संख्या है ना, इससे कितना ज्यादा है, 36। भाई जो सवाल में बोला है मैंने बस वही किया, तीन क्रमागत विषम संख्याएं लिखी और उनका योग जो उसने बताया था, जो आया योग हमारा ये पूरा, वो 36 ज्यादा है, मतलब किससे, पहले वाले से। तो हमने x में 36 बढ़ा के लिख दिए, बस यही आपका सवाल है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखो x से, ठीक है, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 1x, ये इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स, ये जाएगा 36 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा। पहली विषम संख्या हमने क्या मानी थी, x, दूसरी क्या मानी थी, x+2, तीसरी क्या हो गई थी हमारी x+4। तो ये आया है 15, ये आएगा 15+2, 15+4, यानी कि 15, 17 और 19। और आपसे सवाल में बीच वाली संख्या पूछी गई थी कि मिडिल नंबर्स क्या है, यानी कि 19। यही हमारा क्या है आंसर। अब आप देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है बिल्कुल हमारा 17। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ये भी लेखपाल 2019 का सवाल है, दूसरी शिफ्ट का सवाल है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 96 विच इज द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज थ्री नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 96 है। अच्छा यहाँ पे देखो, आप थ्री कंसेक्यूटिव लगा है, विषम नहीं लगा है, सम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, केवल थ्री कंसेक्यूटिव। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 96 है, उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, मतलब उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बस इतना सा सवाल पूछा गया है आपसे। चलिए कर लेते हैं। अब देखो क्रमागत संख्याएं कहा उसने, विषम विषम नहीं कहा, तो क्रमागत मैंने बताया ना क्रम से आती हैं। जैसे अगर आपके सामने 1 2 3 4 5 लिखा हो और मैं बोलूं कि क्रमागत संख्याएं लिखनी है आपको, तो पहली क्रमागत संख्या मान लो आपने कहा कि x है, तो दूसरी कौन सी होगी, अब सम विषम की तो कोई बात नहीं हो रही, तो दूसरी क्रमागत ये होगी यानी कि x+1। तीसरी कौन सी होगी, ये होगी यानी कि x+2। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 96 है, तो पहली संख्या x मान लो,
दूसरी क्या हो गई x+1 हो गई, तीसरी क्या हो गई x+2 हो गई। ठीक है, इनका योग उसने बोला कितना 96। तो भाई कर लेंगे x+1 और x+2 का योग कर दिया हमने, ये आया 96। तो यहाँ पे 3x+3 बराबर 96, 3x बराबर 93, x बराबर 31। ठीक है, ये तो आया x बराबर, लेकिन उसने सवाल में क्या पूछा था कि लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा, सबसे बड़ा नंबर। तो पहली संख्या हमारी क्या थी x, दूसरी क्या थी x+1, तीसरी क्या थी x+2। अगर ये 31 है तो ये कितना है 32, ये कितना है 33। तो आंसर हमारा क्या है 33। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है 33, और ये देखो ऑप्शन मैच कर गया हमारा। तो भाई लेखपाल का सवाल भी हमारा हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो की। जीरो, देखो भाई जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। जीरो के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो को देखो भाई, जीरो क्या है हमारा, तो आप मुझे बताओ जीरो क्या पूर्ण संख्या है? आप, मैंने बताया था ना पूर्ण संख्या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या बताए थे, जीरो प्लस गिनती, जिसमें गिनती में जीरो शामिल हो जाए तो पूर्ण संख्या होगी। तो भाई जीरो आप कहोगे पूर्ण संख्या है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कि जीरो क्या पूर्णांक है, आप कहोगे पूर्णांक है। ठीक है, मैंने बताया ना पूर्णांक कौन से होते हैं, जो पूरे पूरे होते हैं पूर्णांक होते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूँ जीरो क्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका यूज हम डेली नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं, और गिनती, मैंने बोला था गिनती प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जीरो शामिल कर दो तो वो होल नंबर होता है। तो आप ध्यान रखना जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी में मैं इनका लिख दे रहा हूँ अभी आगे। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, होल नंबर। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, इंटीजर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब आगे बताओ मुझे कि जीरो क्या पॉजिटिव है, मतलब जीरो धनात्मक है क्या? आप कहोगे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, जीरो ना धनात्मक है ना ही जीरो ऋणात्मक है। ठीक है, आप याद रखना जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो बस भाई वो जीरो है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अच्छा, दो चीज़ें और मैं बता दे रहा हूँ इनसे अलग, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे। ठीक है, वो क्या है कि जीरो अपॉन कुछ भी हो समथिंग, हमेशा वैल्यू क्या आएगी जीरो। ठीक है, और ऊपर कुछ लिखा हो समथिंग अपॉन जीरो, तो ये हमारा क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसलिए ये आपके पेपर में कभी आएगा नहीं, पर इसका क्वेश्चन आ सकता है कि जीरो से भाग देने पे क्या आ रहा है, या जीरो से भाग देने का क्वेश्चन दीजिए तो याद रखना हमेशा क्या आएगा वहाँ पे, जीरो ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि एक टर्म लिखा हुआ है आपके सामने, दो दो पे -1 पावर है, उस पे पावर है -1, कि सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। अब देखो आपके सामने वही सारे नंबर टर्म्स आ गए, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, दो का गुणक आ गई ना। अब आपको अगर ये सब पता होगा तभी ना आप इनमें छांट पाओगे कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है। इसीलिए मैंने अभी आपको जीरो वाले में भी देखो हर चीज़ बताई आपको कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं, प्राकृतिक है कि नहीं। ये इतनी छोटी छोटी बातें ही क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, अब देखो आप, ये किसका सवाल है, यूपी टेट का सवाल है। मैं इसीलिए फिर कह रहा कोई भी चीज़ बेकार नहीं, आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, हर चीज़ काम आएगी आपके। देखिए, चलो इसको पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखा है, स्मॉल करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -1, इस पे पावर है -1। तो आपको मैं बता दूं शॉर्ट में, फिर बाद में डिटेल में बताऊंगा। किसी चीज़ पे जब पावर -1 होती है तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, इसे बटे में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से, बस इतना ही याद रखो, बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे अब देखो यहाँ पे पहले पावर कितनी है -1, इसका मतलब क्या है, ये पूरी चीज़ बटे में चली गई। ठीक है, अच्छा इस वाले ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, हमने इस वाले ब्रैकेट को हटा दिया, इस वाले ब्रैकेट को हटाओगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको भी अगर मुझे हटाना तो फिर भी -1 पावर आ गई। इसका मतलब क्या, ये फिर पूरी संख्या बटे में चली जाएगी, मतलब 1/1/2, यही तो होगा ना। देखो मैंने बोला ना माइनस होगी तो पावर माइनस हट जाएगी। ठीक है, पावर वही रहती है, पावर वही रहती है, आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगी। अब देखो ये -2 है तो इसका मतलब पता क्या है, a/1/2, और ये माइनस का मतलब ये होता है बस नीचे चली जाती है संख्या, पावर सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे 1 थी तो 1 ही है,
बस ये इसके पूरे नीचे चला गया, और इसका मतलब आपको पता है क्या, ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 2। तो अब मैं बात करता हूँ 2 की, ठीक है। 2 क्या है क्या नहीं है, आप मुझे बताओ, 2 अभाज्य संख्या है क्या? 2 अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या के बारे में याद करो। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो खुद से कटें और एक से कटें। ये एक से कट रही है, खुद से कट रही है, क्या किसी और नंबर से कट रही है? नहीं कट रही है। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 सम संख्या है क्या? मैंने आपको गिनती लिखा के बताया था, 1 2 3 4, और कहा था जो 2 से कट जाए वो सारी कैसी होती है? सम। तो ये देखो, दो तो खुद ही 2 से कटेगी भाई, तो इसका मतलब क्या है? ये एक सम संख्या है। क्या ये 2 का गुणक है? ये 2 का मल्टीपल है? आप मुझे बताओ, ये 2 का मल्टीपल है क्या? 2 का मल्टीपल मतलब जिसका 2 से गुणा करने पे आ जाए। 2 का गुणा 1 में करो तो क्या 2 आ जाएगा? आ जाएगा भाई। इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल भी है। क्या 2 विषम संख्या है? भाई विषम संख्या नहीं है 2, आपको पता है विषम संख्या 1 है, 3 है, 2 नहीं है। तो आप देखो इसके आंसर में क्या है? विषम संख्या नहीं है। ए वाला सही है हमारा, बी वाला सही है हमारा, और सी वाला सही है। ऑप्शन देखो कहीं, ए बी सी है ना। तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया हमारा, ए बी सी। कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 2 एक 2 का गुणक भी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूपी टेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो यूपी टेट का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये 2019 का आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। पहला पढ़ो आप, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि आप देखो 3, ठीक है, और मैं कहूँ 17, दोनों अभाज्य संख्या हैं, इनका योगफल करा 20। तो आप मुझे बताओ, ये अभाज्य है कि भाज्य है? ये तो भाज्य है भाई। तो पहला स्टेटमेंट कैसा हो गया? गलत, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट क्या करा? एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 33 ले लो आप, ये भाज्य संख्या है और विषम है। विषम भी है क्योंकि 2 से भाग नहीं जा रहा, तो ये विषम है। आप 9 ले लो, 9 विषम है, 3 से भाग जाता है, 1 से आता है, 3 से आता है, मतलब ये है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। बस आपसे यही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सही। बार बार देख लो चाहे ना देखो, सब गलत ही हैं, पर देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या करा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया जब गिनती लिखाई थी ऐसे, तो मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या होने की कंडीशन क्या है? कि संख्या खुद से भी कटे और 1 से भी कटे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1 है ना, जो सिर्फ 1 से ही कटता है, खुद भी वो 1 ही है, इसलिए इसे गणित में हम क्या अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है। 2 को मानते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि 1 से भी कटती है और 2 से खुद से भी कटेगी। तो गणित की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसको आप याद रखना, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा ये देखो, अब ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये क्या करा? कोई सम संख्या ऐसी नहीं जो अभाज्य नहीं है। और आप भी सोचोगे ऐसी कौन सी संख्या है सम? 4 6 8 सब सम है और सब भाज्य हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो पहली सम संख्या है ना 2, इसको देखो आप, 1 से कटेगी कटेगी, 2 से मतलब खुद से कटेगी, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगी। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है कौन सी होती है? 2। इसको आप याद रखना। सबसे छोट आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दोनों पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है। पॉइंट आपको क्या नोट करने हैं? आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहला ये कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है? कि 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। बस चलिए, बस बहुत हो गया। आपको मैंने बहुत परेशान कर लिया, परेशान नहीं करूँगा, आपने सीख लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लग रहा है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो आप पेपर में जो नौकरी वाले सवाल आएंगे वो आप कर लेंगे। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, एकदम बेसिक से बारीक से, ताकि आप सीख सकें, ठीक है। धन्यवाद।